अच्छा, आज से जो हम डिस्कस करेंगे उसको आपने कॉपीज पे भी मेंटेन करना है। उसकी डिटेल फिर मैं क्लास में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट उसमें टिपिकली इसी तरह से होगा कि आप जैसे अपनी एफएससी में केमिस्ट्री की या फॉर दैट मैटर इवन फिजिक्स की भी कॉपीज बनाते थे। एक ब्रीफ सा आपने प्रोसीजर लिखना है। उससे पहले रिएजेंट्स या केमिकल्स या ऑपरेटर्स लिखना है, फिर ब्रीफ सा एक प्रोसीजर आएगा, फिर उसकी कैलकुलेशंस का इक्वेशन या फॉर्मूला या जो भी चीज़ है वो आ जाएगी और इंटरप्रिटेशन उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यू हैव टू मेंटेन योर कॉपीज एज वेल। फाइनल में मैं आप लोग की कॉपीज भी चेक करूंगा, और जब हम वो फाइनल एग्जाम से पहले हम अपना फाइनल वाइवा और वो प्रैक्टिकल की सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसमें आपकी कॉपीज भी चेक होंगी और डेफिनेटली कॉपीज की वेटेज भी होगी। वाइवा भी आपका होगा जिस तरह से टिपिकली होता है। ठीक है, तो वाइवा होगा, कॉपीज होंगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगी, और अगेन कुछ आपसे ज़ाहिर है रिटन मैं आपसे असेसमेंट करवाऊंगा। और लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, अब अगेन इससे पहले कि आप लोग ड्यूरिंग द लेक्चर भी बहुत सारा ये सवाल करो कि जी हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएंगी ज़्यादा बेहतर तौर पर, तो हमने इंशाल्लाह पोस्ट में आप लोगों के सेशंस रखे हुए हैं एनआईएच में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। वहाँ की जो न्यूट्रिशन विंग है, वहाँ पे हम इंशाल्लाह जाएंगे एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 डिफरेंट फ्राइडेज। और वहाँ पे वो लोग क्योंकि 24/7 फूड एनालिसिस ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके पास डिफरेंट सैंपल्स आते हैं, बहुत सारी जो आप पैकेज प्रोडक्ट्स खाते हो देखते हो उनके भी सैम्पलिंग वो कर रहे होते हैं क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के भी उनके पास सैंपल्स आते हैं, तो 24/7 दे आर रनिंग डिफरेंट सैंपल्स फॉर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एंड मॉइस्चर एंड डैश एंड ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह फिर हम प्रैक्टिकली जाके वहाँ पे देखेंगे। बड़ा अच्छा उनका सेटअप है, अब तो लैब्स भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट उनके पास आ गया है। शुरू में तो काफ़ी उनकी उतना सिस्टमैटिक और उतना ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें नहीं थी। तो अब तो उन्होंने काफ़ी स्केल अप भी किया, अपनी कुछ लैब्स भी नंबर ऑफ लैब्स भी इंक्रीज़ किया है, उनको अपग्रेड भी किया है, और बड़ा एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हर तरह का जो भी आपको फूड एनालिसिस में रिक्वायर्ड होता है वो उनके पास मौजूद है। वहाँ इंशाल्लाह फिर हम आपको लेके जाएंगे और वहाँ पे आप देखोगे। अच्छा, पोस्ट मिड आप लोगों के कुछ विजिट्स एएम कॉलेज के भी हैं पैथोलॉजी के हवाले से। ठीक है, तो वो भी हमने इंशाल्लाह प्लान किया हुए हैं, व्हिच मींस के ऑलमोस्ट हर वीक में एक दिन तो आप इधर उधर होगे। 3 विजिट्स हमने एनआईएच के प्लान किए हैं और 4 विजिट्स हमारे ऑलमोस्ट एएम कॉलेज के प्लान में। तो उसमें फिर आपका एक दिन 7-8 वीक्स है ना हमारे पास, हाँ, तो 7 ये बन जाते हैं ऑलमोस्ट हर वीक में। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम डिस्कस कर लेते हैं मॉइस्चर। अच्छा, देखो बेटे, एक चीज़ अब इसमें थोड़ी-सी अंडरस्टैंड करने की है, वो मैं आपको थोड़ा-सा उसका तरीका भी बता देता हूँ पहले से कि इसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, अब ये जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, यू माइट थिंक कि ये बड़ी ड्राई सी हैं और इसमें तो जी ये रट्टा सा है और ऐसी चीज़ें हैं, जो कि है बिल्कुल, इसमें देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दैट, ऐसा ही है। अ, लेकिन अब आपने उसमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उनको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं दूँगा। ज आपको जनरली पता भी है, आप लोग काफ़ी कोर्सेज़ 5-6 कोर्सेज़ में से ऑलरेडी अब तक 4th सेमेस्टर तक आते-आते पढ़ भी चुके हैं। तो इसलिए जो प्रोसीजर्स दिए हुए हैं,
उनको आप पढ़ो, समझने की कोशिश करो। कोशिश करो कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं। बाकी देखो, मैं जनरली भी आपको हमेशा ये कहता हूँ कि रट्टा हम लगा भी लेते हैं सेमेस्टर के लिए, तो मसला ये है कि ऑनेस्टली याद नहीं रहता। और देखो, लगाएँ भी क्यों? जब हम लैब में एनालिसिस करते हैं, आप एनआईएच में भी जाओगे तो आप वहाँ पे खुद नोटिस कर लेना, खुद ऑब्ज़र्व कर लेना, उनके हर लैब में जो भी काम वो कर रहे होते हैं, उनके पास वो अपना पूरा मैनुअल वहाँ पे पड़ा होता है। एओएसी का वो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, या वाटर सैंपलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, वो एपीएचए के होते हैं, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन। तो वो पूरा इतना बड़ा 1000-2000 पेजेस का मैनुअल उनके पास पड़ा हुआ होता है। ये अलग बात है कि वो क्योंकि 24/7 कर रहे होते हैं, तो उनको आई मीन लिटरली याद ही हो जाता है कि कौन सा प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप क्या है और सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, बिकॉज़ दैट इज़ देयर जॉब। 24 घंटे वो एक ही काम करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़बानी कलामी कोई किसी को हमने स्टेप्स रट्टा लगा के दिखाने हैं या बताने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, स्टैंडर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस आपके पास मौजूद हैं, मैनुअल आपके पास मौजूद हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है रट्टा लगाने की। अच्छा, अब ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो हम आप इस मैनुअल के अंदर पढ़ोगे ना प्रोसीजर्स, वो प्राइमरीली ऑफिशियल एओएसी के ही मेथड्स हैं। इनफैक्ट हर प्रोसीजर के अंदर रेफरेंस दिया हुआ है और रेफरेंस में लिखा हुआ है ऑफिशियल मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ एओएसी, फलाना एडिशन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। तो बेसिकली मैं आपको एओएसी के ही जो इंटरनेशनल, जो इस वक्त अमेरिका में बैठ के एनालिसिस हो रहे हैं फूड्स के, या थाईलैंड में बैठ के हो रहे हैं, या इंडिया में हो रहे हैं, या अफ्रीका में कहीं पे भी यूज़ हो रहे हैं, स्टैंडर्ड्स अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो एओएसी के ही स्टैंडर्ड्स हर जगह चलते हैं, और वो ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? अम, एशियन मैनुअल जो है ना, ये दिस इज़ नॉट ASIAN, सो दिस इज़ ASEAN। दिस इज़ एन एब्रिविएशन, और एशियन स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है? तो इनमें कंट्रीज लाइक थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इस टाइप के ये कंट्रीज आते हैं, ठीक है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और भी हैं 2-3-4 छोटे-छोटे। ठीक है जी, चलें। तो सबसे पहले है जनाब हमारे पास मॉइस्चर। अच्छा, ये आपको शायद याद हो, अच्छा, सिग्निफिकेंस तो हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल में शुरू के जो हमने 2 चैप्टर्स भी पढ़े हैं, हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है फूड एनालिसिस की, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन, ठीक है? सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड हो, बल्कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव मल्टीपल मेथड्स, 2 भी नहीं, 2 से भी ज़्यादा होते हैं, और उसकी 2-3 बेसिकली रीज़न्स होती हैं, और फिर कौन-सा मेथड हम चूज़ करते हैं वो फिर डिपेंड करता है हमारी नेचर ऑफ फूड प्रोडक्ट पे, ठीक है? सो मल्टीपल मेथड्स का हमें फ़ायदा क्या होता है या क्यों होते हैं हमारे पास? सबसे पहले तो ये कि जैसे अभी मैंने कहा, नेचर ऑफ फूड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो समटाइम्स देयर आर फूड्स जो जिनके लिए एक हमारा मेथड एप्लीकेबल होता है, दूसरा एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। फिर समटाइम्स मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रोटोकॉल होता है, उसमें ऐसे रिएजेंट्स या केमिकल्स यूज़ होते हैं जो अगर हम उसमें उसमें हम ऐड करें, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, तो वो फूड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसको हम ठीक से एनालाइज़ कर ही नहीं सकेंगे। फिर तीसरा, कॉस्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लॉट ऑफ टाइम्स हमारे प्रोटोकॉल्स में ऐसे केमिकल्स या रिएजेंट्स या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है जो व्हिच इज सो एक्सपेंसिव, जो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम रूटीन में उसको कर सकें।
फिर इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोटोकॉल, कुछ आप आगे हम जैसे जैसे इंशाल्लाह आगे चलेंगे, कुछ आप प्रोटोकॉल्स देखोगे वो उनमें इतने सारे स्टेप्स और इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड वो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं कि यू जस्ट थिंक कि नहीं भाई इससे बेहतर है सिंपल वाला कर लो, अगर थोड़ा सा लेस एक्यूरेट भी है, बट वो इतनी सारी जो हमारा लेबोरियस जो हमारे स्टेप्स हैं उससे हम बच जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किल सेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एनालिस्ट का। तो अगर तो कोई फ्रेश या इनएक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट है तो डेफिनेटली स्टार्ट में वो सिंपल सिंपल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना उसके लिए ज्यादा इजी है, ज्यादा इजीली वो उनको फूड्स को एनालाइज कर सकता है। अगर एक्सपीरियंस्ड वन है तो फिर डेफिनेटली वो तो किसी भी तरह के एनालिसिस कर सकता है, गिवन कि उसके पास इक्विपमेंट और टाइम। हाँ, टाइम इज ऑल्सो फैक्टर, समटाइम्स टाइम भी आवश्यक लिमिटिंग फैक्टर होता है। कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं जिसमें आपने सैंपल को पूरी पूरी रात ओवरनाइट डाइजेस्ट करवाना होता है, या डिफरेंट अगर मॉइस्चर रिमूव करवाना है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर हीटिंग समटाइम्स बहुत लंबी देर के लिए करनी होती है, कूलिंग बहुत लंबी देर के लिए करनी होती है, तो कई बार टाइम भी हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर उसके बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने 5-6 फैक्टर्स आपको बता दिए। टाइम है हमारे पास, स्किल सेट है हमारे पास, कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास, फिर इसके अलावा नेचर ऑफ फूड प्रोडक्ट मैंने बताया, फाइनेंसेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे। ठीक है, तो ये चीजें एक और फैक्टर भी बता रहे हैं, वो कौन सा? 6 फैक्टर्स आई टोल्ड यू। कौन बताएगा? कि फूड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाता है। नेचर ऑफ फूड। ठीक है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। अच्छा चलें जी, फाइनली स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर। पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हॉट एयर ओवन के थ्रू है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये आप मैनुअल देखोगे तो बहुत अच्छा, ये मैंने इसलिए डिसाइड किया था यहाँ से पढ़ाने का, बहुत ऑर्गेनाइज्ड इसमें प्रोटोकॉल्स दिए हुए। सो जब भी आप कोई भी प्रोटोकॉल देखोगे तो अच्छा, और एक तरतीब चल रही है। सो सबसे पहले हर प्रोटोकॉल का पर्पस या स्कोप दिया हुआ है, फिर सेफ्टी जो आपको चाहिए वो दी हुई है, फिर रेफरेंस जैसे मैंने कहा AOAC के सारे प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, नेक्स्ट प्रिंसिपल मिल जाएगा, उसके बाद मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाएंगे, फिर आपको ऑपरेटर्स मिल जाएगा, देन प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद कैलकुलेशंस हैं, और फिर रिजल्ट्स हैं। तो ये सारी की सारी आप कोई भी प्रोटोकॉल देख लो तो सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल इसी एक तरतीब के साथ नजर आएंगी। सो उस हिसाब से मुझे पर्सनली भी ये मैनुअल बड़ा पसंद है, और बड़ा जैसे आपके लेवल पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा वो है। अच्छा जी, ओके। सो पर्पस क्या है जी? ऑब्वियसली पर्पस हमारा यही है कि हम फूड्स में प्रेजेंट मॉइस्चर को क्वांटिटेटिवली डिटरमिन कर सकें, और ये हॉट एयर ओवन का मेथड उन फूड्स के लिए यूज होगा जिनका शुगर और फैट कंटेंट 10% से कम है। अगर हमारे किसी फूड में शुगर एंड फैट कंटेंट 10% से ज्यादा है तो उसके लिए हम मॉइस्चर डिटरमिन करने के लिए हॉट एयर ओवन मेथड यूज नहीं करेंगे, बल्कि कुछ और मेथड यूज करेंगे, वो फिर आगे हम देखेंगे।
अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए मेरे से कि जी हमें कैसे पता एनालिसिस करने से पहले मॉइस्चर तो हमने नहीं किया, हो सकता है बाकी एनालिसिस हमने किया हुआ हो, पहले हो सकता है ना किया हो। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है। सो उसका जवाब ये है कि नॉर्मली होता ये है कि पहले हम मॉइस्चर को बाद में हम डिटरमिन कर रहे होते हैं, व्हिच मीन्स कि बाय द टाइम हम मॉइस्चर डिटरमिन करेंगे तो उससे पहले हमें फूड में शुगर कंसंट्रेशन या फैट परसेंटेज पता होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम सिंपली ये करते हैं कि हम एंटीसिपेट करते हैं यूजिंग आवर कॉमन सेंस के फूड किस सोर्स से आ रहा है। तो अगर तो हमें ये आइडिया हो कि फूड किस सोर्स से आ रहा है, जो कि ज़ाहिर है हमें पता होता है कि हमारा सैंपल कहाँ से आया है, किस चीज़ का सैंपल है, तो फिर हम हमें हमें एक स्टैंडर्ड्स हमारे पास ज़ाहिर है हमें पता है। लेट्स से कि अगर होल मिल्क का सैंपल है तो हमें पता है कि उसमें अराउंड 3.5% मिल्क में फैट कंटेंट होगा। तो अगर हमें नेचर ऑफ सैंपल पता हो तो हमें अंदाजा होता है कि इसमें क्या 10% से ज्यादा फैट होगा या नहीं होगा। या अगर गुलाब जामुन का सैंपल है तो वी कैन एज्यूम कि शुगर 10% से ज्यादा ही होगी। तो वहां पे फिर हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि हमने ये हॉट एयर ओवन मेथड यूज करना है या कोई और मेथड। अच्छा, कंटेनर्स को इसमें ड्राई करना होगा आपने, आगे जाके जब हम प्रोसीजर देखेंगे तो यू आर सपोज्ड टू यूज योर टोंग्स। अच्छा जनाब, अब डेफिनेशन मॉइस्चर को डिफाइन कैसे करते हैं फूड में पर्टिकुलरली। सो मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर एंड volatile substances which are lost by drying the food under controlled temperature in an एयर ओवन या हॉट एयर ओवन भी इसको बोलते हैं। It is expressed in grams per 100 grams of sample. ठीक है, so this is very important. This you need to understand. This you need to remember. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मॉइस्चर की क्या डेफिनेशन है तो ये आपको इसको ठीक से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल कि फ्री वाटर जो हमारे पास अवेलेबल होता है फूड में, बाउंड वाटर भी होता है, बाउंड वाटर इसमें शामिल नहीं है, प्लीज रिमेम्बर। बाउंड वाटर तो बाउंड है ना, तो बाउंड वाटर में जैसे टमेटोज में होता है फॉर एग्जांपल कि बाउंड वाटर भी होता है, फ्री वाटर भी होता है। तो जो बाउंड वाटर है वो तो हमारा बाउंड है विद द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो बाउंड वाटर हमारे फूड को स्पॉइल करने का जनरली सोर्स नहीं बनता। फूड स्पॉइल किस वजह से होता है? फूड स्पॉइल होता है प्राइमरली फ्री वाटर की वजह से, और वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ हमारी होती है। तो इसलिए हमारा जो कंसर्न होता है जब हम एनालिसिस के परस्पेक्टिव पे डिस्कस करते हैं वो हमारा फ्री वाटर का। ठीक है, हम रिजल्ट जब अपने देंगे तो ग्राम्स ऑफ मॉइस्चर पर 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल की फॉर्म में देंगे। अच्छा जी, प्रिंसिपल क्या है? अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आपको हर प्रोसीजर के पता होने चाहिए डेफिनेटली। सो इट इज बेस्ड ऑन द ड्राइंग ऑफ फूड सैंपल अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर। कंट्रोल्ड टेम्परेचर अब कैसे है? हम ऑब्वियसली अपना हॉट एयर ओवन यूज कर रहे हैं। until constant weight of sample is obtained, moisture content is required to express the nutrient content per dry weight basis। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जब सैंपल को ड्राई कर लेते हैं हॉट एयर ओवन में तो जाहिर है ड्राई करने के बाद उसका वेट कम होगा ना, मॉइस्चर जब रिमूव हो जाएगा। तो वो वाला पर 100 ग्राम हमने यूज करना है, यानी ड्राई करने से पहले का वेट यूज नहीं करना। सो लेट्स, अभी हम प्रोसीजर देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ आएगी। लेट्स से कि अगर 80 ग्राम्स है सैंपल पहले, जब हमने इनिशियली उसको ओवन में रखा और ड्राई करने के बाद वो फॉर एग्जांपल 70 ग्राम्स रह गया, तो अब हमने अगर मॉइस्चर बताना है फॉर एग्जांपल 4 ग्राम्स, तो वो हमने 70 ग्राम्स के हिसाब से बताना है। ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 80 ग्राम्स, ड्राई वेट की बेसिस। ठीक है, इन सम फूड्स मॉइस्चर इज यूज्ड टू इंडिकेट देयर क्वालिटी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है जैसे मॉइस्चर ज्यादा होता है फूड उतनी जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं।
अच्छा जी, क्या क्या हमें इसमें चाहिए? हॉट एयर ओवन चाहिए जो कि 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर ±5 डिग्री सेल्सियस हो, उसको हम मेंटेन कर सकें। एनालिटिकल बैलेंस हमें चाहिए होता है जिसमें एटलीस्ट 200 ग्राम्स की कैपेसिटी हो और 0.1 मिलीग्राम सेंसिटिविटी उसकी हो। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बड़ी डिटेल से हम डिस्कस ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल बैलेंस भी वो हमारे टाइम पे तो वो मैनुअल वाला होता था, वो जो कभी बैलेंस ही नहीं लिटरली होता था ठीक है, उसका जबरदस्ती बैलेंस करवाया जाता था, तो दैट वाज क्वाइट इनएक्यूरेट। उसमें काफी सारे कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आते थे। नाउ डेज अब तो खैर इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल बैलेंस अवेलेबल है, तो अब इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज दैट। फिर डेसिकेटर आपको चाहिए विद सम डेसिकेंट सच एज सिलिका जेल, वो मैंने आपको बताया था, जो आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब बेसिकली कर रहा होता है, जैसे दवाई की बॉटल में आपको नजर आता है। एल्यूमिनियम डिशेस या पोर्सलिन क्रूसिबल्स आपको चाहिए इसके लिए। क्रूसिबल एक ग्लासवेयर होता है हमारे पास लैब्स में, अ, जिसमें हम अपने सैंपल को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। और उसका जो हमारा वो मटेरियल होता है ना, वो बड़ा हीट रेजिस्टेंट होता है। तो अगर हम बहुत हीटेड सैंपल भी बीच में रखते हैं या हीटेड कोई चीज भी बीच में रखते हैं तो वो खराब नहीं होता और मिक्स नहीं करता उसको, जो भी सैंपल आप बीच में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर टोंग्स आपको चाहिए, स्टीयरिंग रॉड चाहिए, वाटर बाथ आपको चाहिए, ठीक है। वाटर बाथ क्या होता है? वाटर बाथ बेसिकली हमारे पास एक बहुत सिंपल सा लैब इक्विपमेंट होता है जहाँ पे हम हीटिंग करने के लिए सैंपल को हम यूज करते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर उन सैंपल्स को जहाँ पे हमें ये डाउट हो कि अगर हम इनको ओपन फ्लेम पे हीट करेंगे तो कोई इग्निशन हो सकती है बेसिकली। अच्छा जी, अब सैंपल्स को प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। तो प्रोसीजर्स में पहले सैंपल की प्रिपरेशन है, सैंपल को प्रिपेयर करना कैसे है। सबसे पहले तो जनाब आप कंटेनर को प्रिपेयर करेंगे। कंटेनर को प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू पुट इट इन द ड्राइंग ओवन जिसका टेम्परेचर 100 +−5 डिग्री सेल्सियस होना हो, मेंटेन होता हो फॉर 1 to 2 आवर्स। फिर ड्राई करने के बाद आप उसको कूल करेंगे इन डेसिकेटर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, और फिर आप उसका वेट ले लेंगे। वेट आप उसका लेके कूल करने के बाद जो उसका वेट आएगा, वेट उसका लेके आप अपने पास रिकॉर्ड में रख लेंगे और उसको आप लेबल कर देंगे W1, ठीक है। ये दिस इज इम्पोर्टेंट, W1 को W1 ही कहना है क्योंकि आगे फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमारे पास ये फिर 1 का 2 या 2 का 1 हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे कि सैंपल को ग्राइंड या ब्लेंड कर लेंगे जब तक वो होमोजेनस एक फॉर्म में नहीं आ जाता। कोशिश करनी है कि सैंपल को प्रिपेयर करने के इमीडिएटली बाद, यानी कि ग्राइंडिंग की इमीडिएटली बाद आप उसको एनालाइज कर लें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आपने उसको फ्रीज कर देना है इन एन एयर टाइट कंटेनर, स्क्रू कैप बॉटल, यानी कि स्क्रू कैप का मतलब है जिसका ढक्कन बिल्कुल क्लोज हो जाए और उसमें कोई एयर की ऑक्सीजन की एंट्री ना हो, ठीक है। और जनाब हाँ, for samples intended for analysis of vitamins or other labile nutrients, flush sample with nitrogen before storing, otherwise फिर इसमें एनालिसिस ठीक से नहीं होता, ठीक है। लेबाइल का मतलब ये होता है जो सेंसिटिव हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हीट लेबाइल हो सकते हैं, यानी हीट के अगेंस्ट सेंसिटिव हों, ऑक्सीजन लेबाइल हो सकते हैं, टेम्परेचर लेबाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो लेबाइल का मतलब होता है सेंसिटिव। अच्छा, अब एनालिसिस के लिए जनाब आपने क्या करना है? अगर तो सैंपल ड्राई है तो आपने उसको थॉ कर लेना है सबसे पहले, जैसे आप टिपिकली अपने मीट को नहीं फ्रिज से निकाल के करते, ठीक है।
उसके बाद आपने सैंपल को मिक्स करना है थॉरली, अच्छे से उसको शेक करना है, फिर उसको वे करना है, उसका 3 to 4 ग्राम सैंपल लेके, और उसको W2 लेबल कर दें। अगर आपका लिक्विड सैंपल है तो उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली आपने देखना है, प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वेइंग करने के बाद आपने सैंपल को हॉट एयर ओवन में रखना है, जिसको प्री हीट आपने पहले ही 2 से 3 घंटे के लिए किया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जब हॉट एयर ओवन में आप रख दोगे 2 to 3 आवर्स के लिए, उसके बाद आपने उस कंटेनर को जिसमें सैंपल मौजूद है डेसिकेटर में डाल देना है और कूल करना है 30 मिनट्स के लिए, और फिर वेट ले लेना है। इसको आपने वेट 3 कहना है, ठीक है। कैलकुलेशंस के लिए वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है जनाब W2 माइनस W3 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमने पर 100 ग्राम सैंपल की टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना है, डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1, ठीक है। अच्छा, और अब आपने ऊपर देखा है W1 2 3 हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। W1 है हमारा वेट ऑफ कंटेनर या एम्प्टी डिश जिसको हमने लेबल किया था। W2 है वेट ऑफ कंटेनर प्लस सैंपल बिफोर ड्राइंग, जो हमने ऊपर W2 को कहा था। W3 है हमारा वेट ऑफ कंटेनर प्लस सैंपल आफ्टर ड्राइंग, ठीक है। सो W2 माइनस W1 ऑब्वियसली वेट ऑफ सैंपल आ गया, क्योंकि हमने कंटेनर का या एम्प्टी डिश का वेट बीच में से निकाल दिया है। और W2 माइनस W3 जो न्यूमरेटर में है वो एक्चुअली वो लॉस ऑफ वेट है पर ग्राम्स के अंदर, ठीक है, वो जो मॉइस्चर रिमूव हुआ है। रिपोर्ट टेस्ट रिजल्ट्स इन ग्राम्स पर 100 ग्राम सैंपल टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि हमने सिर्फ डेसिमल के बाद एक यूनिट तक जाना है, ठीक है। डुप्लीकेट रिजल्ट्स शुड नॉट डिफर बाय मोर देन 5% ऑफ द मीन, ठीक है। यानी मीन का हम 5% लेंगे, नॉर्मली हम डुप्लीकेट या अगर बहुत ही एक्यूरेटली करना हो तो ट्रिप्लीकेट में हम करते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस जो है मीन के 5% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है लैब रिपीट करने पे, तो उसके फिर 2-3 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमारा कोई इक्विपमेंट ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने एनालिसिस के स्टेप में ओवन को प्री हीट करना था 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो शायद हमारा ओवन ठीक से प्री हीट नहीं हुआ। ये हो सकता है। नंबर 2, स्किल में प्रॉब्लम है। जो एनालिस्ट है वो शायद पहली दफा या दूसरी दफा एनालिसिस कर रहा है, तो तीनों या दोनों जब उसने सैंपल्स को रन किया तो उसने कुछ फर्स्ट टाइम कुछ प्रोटोकॉल को सही से फॉलो नहीं किया, या सेकंड टाइम नहीं फॉलो किया, थर्ड टाइम नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थर्डली ये भी हो सकता है कि जो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं वही उसकी जो रिलायबिलिटी है वही पुअर है। रिलायबिलिटी अगर आप रिमाइंड मैं आपको करवाऊं तो रिलायबिलिटी इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि अगर हम टेस्ट को दोबारा से करते हैं तो वो कितने क्लोज वैल्यूज उसकी आती हैं। तो अगर तो बहुत ही हैप्पैज़ार्ड वैल्यूज आ रही हो तो उसका मतलब होता है कि टेस्ट हमारा रिलायबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो 2-3 मतलब हो सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है जनरली स्पीकिंग, क्योंकि जो एनालिसिस के लिए हम मेथड्स यूज कर रहे हैं वो तो खैर हम AOAC के ऑफिशियल मेथड्स हैं, तो वो तो दीज आर हाईली रिलायबल, एक्यूरेट भी हैं और हाईली रिलायबल। अच्छा जी, फिर जनाब हम आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर बाय वैक्यूम ओवन, ठीक है। अच्छा, इस मेथड को हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं टू डिटर्मिन द मॉइस्चर इन फूड प्रोडक्ट्स which have more than 10% sugar and fat, ठीक है।
सो ऐसे फूड्स के लिए जहाँ पे हमारा शुगर एंड फैट कंटेंट 10% से ज़्यादा हो। ऊपर वाला जो हम हॉट एयर ओवन यूज़ कर रहे थे, वो मैंने आपको बताया वो ऐसे फूड्स के लिए है जहाँ पे जहाँ पे शुगर एंड फैट कंटेंट 10% से कम हो। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली मॉइस्चर तो हमने तब भी, अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हमने तब भी डिटरमिन करना है, तो उसके लिए फिर हम वैक्यूम ओवन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन वी विल बी नीडिंग टोंग्स सेफ्टी पर्पसेस के लिए। मॉइस्चर की डेफिनेशन सेम ही रहेगी, सिवाय इसके कि वहां पे हम हॉट एयर के अंडर कर रहे थे, यहाँ पे हम अंडर वैक्यूम कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है जनाब? इस केस में हम फूड को या सैंपल को ड्राई करते हैं अंडर कंट्रोल्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट केस में हम हॉट एयर ओवन में सिर्फ कंट्रोल्ड टेम्परेचर कर रहे थे, जबकि वैक्यूम ओवन के अंदर हमारा टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड होता है और प्रेशर भी कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, और बाकी बिल्कुल उसी तरह से जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो ड्राई वेट बेसिस पे ही हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ऑपरेटर्स में जाहिर इंस्टेड ऑफ हॉट एयर ओवन हमें अब वैक्यूम ओवन चाहिए होगा, और उसका जो टेम्परेचर है वैक्यूम ओवन का वो 60 to 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो उसकी जो रेंज है। ठीक है, फिर इसके अलावा टू ड्राई द इनलेट एयर टू द ओवन हमें सक्शन फ्लास्क रिक्वायर्ड होता है। वैक्यूम पंप हमें रिक्वायर्ड होगा जो 30 mm ऑफ एजी का प्रेशर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ड्राइंग ओवन अगेन हमें रिक्वायर्ड होगा 50 to 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज तक जो जा सके। एनालिटिकल बैलेंस जाहिर चाहिए होगा। वाटर बाथ हमें रिक्वायर्ड होगा। डेसिकेटर ऑब्वियसली मॉइस्चर है तो वो तो हमें रिक्वायर्ड होगा ही। अगेन एल्यूमिनियम डिशेस और क्रूसिबल्स हैं, टोंग्स हैं और स्टिरिंग रॉड। Procedure is quite similar to the previous one. So drying container को prepare करना है by placing it in the drying oven for 1 to 2 hours. फिर हमने उसको desiccator में रख के cool करना है for 30 minutes, और इसको हमने weight 1 कह देना है, जो कंटेनर का वेट है बेसिकली। ठीक है, फिर सैंपल को ग्राइंड प्रिपेयर करने के लिए हम उसको ग्राइंड या ब्लेंड करेंगे जैसे हमने पहले किया है। उसके बाद फिर से वही प्रिकॉशन है कि आइडियली उसको इमीडिएटली हमने एनालाइज करना है, और अगर इमीडिएटली एनालाइज नहीं कर सकते तो फिर हमने उसको एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज कर देना है। As far as analysis is concerned, so again ड्राई सैंपल के लिए थॉइंग करनी है आपने पहले, फिर उसको थोरली मिक्स करना है, फिर उसको सैंपल का 3 to 4 ग्राम्स लेके उसको वे कर लेना है, और उसको जो हमारा प्री वेट W1 कंटेनर है उसमें आपने रख के वेट कर लेना है, और इस वेट को जो कि अब सैंपल के साथ आएगा ये हमारा W2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कंटेनर को जिसके अंदर सैंपल मौजूद है यानी कि W2 जो है उसको आपने वैक्यूम ओवन में रखना है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे टेम्परेचर हो और प्रेशर लेस देन 25 mm ऑफ एजी हो 5 to 6 आवर्स के लिए। देन आपने उस कंटेनर को 5 to 6 आवर्स जब गुजर जाएंगे तो उसको आपने डेसिकेटर में रख देना है और कूल करना है फॉर 30 मिनट्स, और उसको W3 का नाम दे देना है। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए वही फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, W2 माइनस W3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1। नाउ यू नो कि W1 हमारा वेट ऑफ कंटेनर है, W2 वेट ऑफ कंटेनर एंड सैंपल है बिफोर ड्राइंग, एंड W3 वेट ऑफ कंटेनर एंड सैंपल है आफ्टर। ठीक है, और फिर वही कि आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस डुप्लीकेट रिजल्ट्स में नहीं आना चाहिए।
ठीक है जी। सो ये है, दिस इज़ हाउ अच्छा, मॉइस्चर डिटरमिन करने के और भी मेथड्स होते हैं, बट दीज़ 2 आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और इनको यूज़ करते हुए हम डिपेंडिंग ऑन द शुगर एंड फैट कंटेंट परसेंट हम फिर करते हैं डिटरमिन। ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ यू वुड इफ समवन आस्क्स यू कि आपके पास एक फूड प्रोडक्ट है या जनाब आपके पास अम, डब्बे के चिप्स हैं, पैकेट के चिप्स हैं सॉरी, या आपके पास कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, व्हीट फ्लावर है, सूजी है, बेसन है, इवन कोई फ्रेश प्रोडक्ट, फ्रेंच फ्राइज अगर आपने बनाए, सो फॉर एनी फूड सैंपल आपने उसका अगर एनालिसिस, मॉइस्चर का एनालिसिस करना है कि इसमें कितने परसेंट फ्री वाटर मौजूद है, फॉर दैट मैटर कोई फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल है, तो दिस इज हाउ यू वुड परफॉर्म द मॉइस्चर एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग काम होता है ये काफी ज्यादा, और वंस यू आर इनटू इट तो आप बड़ा इसको एंजॉय करते हो, क्योंकि जो हम लेबल पे चीजें पढ़ते हैं ना, जब आप लेबल रीड करते हो तो वो जाहिर है पढ़ने की हद तक ही आप देख रहे होते हो, बट वंस यू प्रैक्टिकली डू द प्रोसीजर ऑन योर ओन तो फिर आप देन यू आर सडनली वेरी कॉन्फिडेंट और वेरी एक्साइटेड कि जी अच्छा ओके, सो दैट अच्छा ऐसे डिटरमिन करते हैं, और लिटरली ऐसे ही करते हैं। अगर आप किसी कोई इंटरनेशनल फूड प्रोडक्ट भी ले रहे हो, खा रहे हो, और उसके लेबल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि मॉइस्चर इतने परसेंट, तो वो मॉइस्चर एग्जैक्टली इसी मेथड के थ्रू उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, जो एओएसी के ऑफिशियल मेथड्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, तो एग्जैक्टली इन्हीं प्रोटोकॉल्स को और इन्हीं फॉर्मूलाज को और इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके और एग्जैक्टली इसी तरह रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। तो उस हिसाब से बड़ा फिर एक इंटरेस्टिंग बन जाता है, बिकॉज देन यू आर एबल टू रिलेट टू इट। ठीक है जी। अच्छा, हम छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं, 10 10 मिनट की, पूरे 10 बजे हम फिर, आप लोगों ने ऑनलाइन ही रहना, लिंक यही हमारा यूज होगा, ठीक है, तो किसी ने लॉग आउट नहीं करना, ऑनलाइन ही बैठे रहना है। तो हम 10 मिनट के बाद पूरे एग्जैक्ट शार्प 10 o'clock हम दोबारा इसको यहीं से रिज्यूम करते हैं, फिर नेक्स्ट हम अपना प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, 10 मिनट बाद इंशाल्लाह।
ओके जी, राइट। सो नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है प्रोटीन डिटर्मिनेशन। अच्छा जी, जी, क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट। जी बेटे, ऐसा ही है। ये देखो, ये वाला जो कोर्स है ना, इसमें हमारे थियरी और प्रैक्टिकल ओवरलैप कर रहे हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल भी है और वो प्रैक्टिकल भी है। तो मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बिल्कुल आपने इसको प्रिपेयर करना है, या जो हम इंशाल्लाह ताला मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे, या कमिंग फ्राइडे डेफिनेटली मिड से पहले फिर लास्ट क्लास होगी। तो जो भी चीज़ें हम फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक डिस्कस करेंगे, वो जाहिर है आपके मिड का पार्ट होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये आपका मिड टर्म का डेफिनेटली पार्ट है, ठीक है, जस्ट टू क्लैरिफाई। अच्छा जी, सो नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन बाय जेल्डाल मेथड। ठीक है, तो ये के से है, बट इसको के जेल्डाल नहीं पढ़ना, के साइलेंट हेयर, जेल्डाल मेथड। और ये हम क्रूड प्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए तमाम तरह के फूड्स में हम बेसिकली इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो सेफ्टी ऑफ प्रिकॉशंस में प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आपको चाहिए होंगी, जैसे कि गॉगल्स हैं, नॉट गूगल, गॉगल्स, अच्छा ठीक है। ग्लव्स हैं, फेस मास्क हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा डाइजेशन आगे आपने सैंपल की करवानी होगी, इसमें जब हम प्रोसीजर देखेंगे तो बेटर टू डू इट अंडर अ हुड, सो दैट फ्यूम्स की, एसिड फ्यूम्स की इनहेलेशन ना हो, ठीक है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्रूड प्रोटीन हम कहते किसे हैं? क्रूड प्रोटीन इज टोटल नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय अ पर्टिकुलर प्रोटीन फैक्टर, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल, ठीक है। अब वो प्रोटीन, हमने कहा टोटल नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय प्रोटीन फैक्टर। अब वो टोटल नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय प्रोटीन फैक्टर है क्या? वो प्रोटीन फैक्टर आपको इस प्रोसीजर के एंड पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल अपेंडिक्स में दिया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल, वो मीट और फिश के लिए वो प्रोटीन फैक्टर है जनाब 6.25। अच्छा, मोर ऑफन देन नॉट आपको जो मिलेगा ना सैंपल्स में या बुक्स में या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में, वो आपसे कहेंगे कि जी 6.25 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात ठीक भी है इस हद तक जब हम जनरली बात करते हैं, बट जाहिर है हम स्पेसिफिकली हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे पास ये एक अपेंडिक्स मौजूद है, ये टेबल आपके पास है, तो आप जिस भी नेचर का फूड को एनालाइज कर रहे हो, आपने उसके अकॉर्डिंगली उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का 6.38 दिया हुआ है, ह्यूमन मिल्क का 6.37 है, फिर एग्स में भी डिफरेंट, होल एग है या एल्ब्यूमिन है, तो उसके लिए क्या है, व्हीट का दिया हुआ है, राइस एंड राइस फ्लावर है, मिलेट है, सोयाबीन है, नट्स एंड सीड्स हैं, और बाकी जैसे मैंने बताया मोर ऑफन देन नॉट बाकी जितने भी फूड्स हैं उनके लिए हम 6.25 ही यूज करते हैं। टेबल के बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है ऑल अदर फूड्स 6.25, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, 6.25 बेसिकली 6.25 की या इस फैक्टर की लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक बेसिकली ये है कि प्रोटीन्स के अंदर जो एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 16% होता है, ठीक है। और 16% का मतलब क्या होता है? 16 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.16, ठीक है ना। अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 0.16 करो, 1 डिवाइडेड बाय 0.16, तो आपके पास फैक्टर बन जाता है 6.25, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी, जब आप प्रोटीन को एनालाइज करते हो तो उसमें एवरेज
जो नाइट्रोजन कंटेंट आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16%। वेरी करता है, तभी तो फैक्टर भी वेरी करता है ना, ठीक है। एवरेज जो आता है, जो हमने कहा ना ऑल अदर फूड्स के लिए, तो वो एवरेज 16% है। 16% का क्या मतलब होता है? पर सेंट, सेंट का मतलब भी पर 100 होता है। तो जब भी हम समथिंग परसेंट कहते हैं तो उसका मतलब होता है पर 100। तो 16 डिवाइडेड बाय 100 होता है 0.16। अब अगर आप 1 को 0.16 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाता है 6.25। ठीक है। तो ये हमारा इस फैक्टर यूज करने की लॉजिक है। अच्छा, आप में से कोई ये भी पूछ सकता है कि क्रूड प्रोटीन हम करते क्यों है? हम टोटल प्रोटीन या एक्चुअल प्रोटीन डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर कर सकते? उसकी रीजन ये है बेटे कि डिफरेंट प्रोटीन्स के प्रोटीन को हम डायरेक्टली मेजर कर ही नहीं सकते इस तरह से, क्योंकि प्रोटीन्स में डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं और उनको फिर डिफरेंट करेक्शन फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम डायरेक्टली टोटल प्रोटीन कंटेंट को मेजर कर सकें। हमें हमेशा क्रूड प्रोटीन को मेजर करके फिर अप्रोप्रिएट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर हम उस सैंपल में जो कितने परसेंट प्रोटीन है हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द एक्चुअल प्रोटोकॉल। अच्छा जी, सो आई होप कि क्लियर हो गया है 6.25 वाली कहानी। अच्छा, अब क्रूड प्रोटीन के बाद वो कह रहे हैं टोटल नाइट्रोजन कंटेंट इंक्लूड्स नाइट्रोजन primarily from proteins and to a lesser extent from all organic nitrogen containing non-protein substances. For practical purposes, non-protein nitrogen is assumed to be of little significance क्योंकि उसकी अमाउंट भी बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली उसको इग्नोर कर देते हैं। तो टोटल नाइट्रोजन कंटेंट में हम वही वाला लेते हैं जो हमें प्रोटीन से नाइट्रोजन आता है प्राइमरीली। ओके, प्रिंसिपल क्या है जी? इंपॉर्टेंट वन। सो बेसिकली इस मेथड में हम रिलाई करते हैं ऑन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज अदर ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट्स इन द सैंपल। और डाइजेशन किस चीज के साथ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट नॉर्मली सोडियम सल्फेट होता है या पोटेशियम सल्फेट होता है। और प्रिंसिपल बिहाइंड या अंडरलाइंग होता ये है कि प्रोटीन से नाइट्रोजन को रिलीज करवाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ता है। और ये क्योंकि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो इसको एक्सेलरेट करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ अ कैटलिस्ट, जैसे हमने कहा, जो कि सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एमोनिया गैस लिबरेट होती है जब हम कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी एक्सेस एल्कली ऐड करते हैं सैंपल में, और उसको हम डिस्टिल करते हैं इनटू बोरिक एसिड सॉल्यूशन सो एज टू फॉर्म एन अमोनियम बोरेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब यह जो अमोनिया हमारे पास लिबरेट होती है इस कॉम्प्लेक्स से, उसको हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो नाइट्रोजन है सैंपल में उसको हम डिटरमिन करते हैं फ्रॉम द मिलीग्राम्स ऑफ एसिड यूज्ड। ठीक है। और फिर क्रूड प्रोटीन के लिए हमने अभी जैसे डिस्कस किया, हम एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन कंटेंट को हम एक पर्टिकुलर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द क्रूड प्रोटीन। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें चाहिए क्या क्या? ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए सोडियम या कॉपर सल्फेट, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए, अमोनियम सल्फेट रिक्वायर्ड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, फिर इसके अलावा मिथाइल रेड हमें चाहिए एज एन इंडिकेटर, और बोरिक एसिड सॉल्यूशन चाहिए। ऑपरेटर्स की जहां तक बात है, सो व्हाट वी नीड इज डेफिनेटली, सबसे पहले तो हमें जल्डाल सिस्टम चाहिए। जल्डाल ऑपरेटर्स हम इसको बोलते हैं, विच कंसिस्ट्स ऑफ 3 यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन यूनिट एक होता है फर्स्ट स्टेप पे, फिर सेकंड कंबाइंड जुड़ा हुआ होता है, इकट्ठा इक्विपमेंट होता है ये, तो तीनों यूनिट्स कंबाइंड होते हैं।
फिर सेकंड स्टेप पे डिस्टिलेशन यूनिट होता है और थर्डली हमारे पास टाइट्रेशन यूनिट होता है। फिर इसके अलावा हमें डाइजेशन ट्यूब चाहिए, हमें फ्लास्क चाहिए, फिर वी नीड ड्राइंग ओवन एंड एनालिटिकल बैलेंस तो जाहिर चाहिए ही होगा। ओके, प्रोसीजर क्या हमने करना है जनाब? सबसे पहले जस्ट अ सेकंड बेटे, मैं अपना चार्जर प्लग इन करूँ। अच्छा, सो प्रोसीजर में हमें जनाब सबसे पहले सैंपल को प्रिपेयर करना है बाय ग्राइंडिंग और ब्लेंडिंग इट, जब तक कि वो होमोजेनस ना बन जाए। आइडियली हमने इमीडिएटली उसको करना है एनालाइज, वरना उसी तरह से एयर टाइट बॉटल में हमें उसको फ्रीज करना है। अच्छा, एनालिसिस के लिए अब हमने क्या करना है? सबसे पहले तो ब्लैंक। ब्लैंक पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज अ ब्लैंक? एनालिसिस में व्हाट इज अ ब्लैंक? कौन बताएगा? जी बेटे, कभी ब्लैंक की टर्म आपने सुनी है? अच्छा, प्लेसिबो की टर्म सुनी है किसी ने? व्हाट इज अ प्लेसिबो? प्लेसिबो तो सुनी होगी, नॉट ब्लैंक। अच्छा, आई थॉट ब्लैंक भी आप एफएससी में होती नहीं है टर्म यूज, मेरा ख्याल है। जी, सारे लोग सो तो नहीं रहे कहीं? मुझे ऐसे फील हो रहा है कि सिर्फ मैं जाग रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, बाकी सारे सो रहे हैं। एमन, ब्लैंक क्या होता है बेटे, सुनिए टर्म? से ब्लैंक होती है ना जो जो ब्लैंक वो होती है, होती है। जो फिल्ड नहीं हाँ, होती। यस है, वही क्या होती। बात है। हाँ, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होती है ना? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं होता बेटे। अच्छा देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल, नाम से पता चल रहा है। ब्लैंक हमारे पास बेसिकली एक ब्लैंक सैंपल ऐसा सैंपल होता है जिसमें जिस चीज को हम एनालाइज कर रहे होते हैं ना, वो सैंपल मौजूद नहीं होता, बाकी सारे रिएजेंट्स या केमिकल्स या जो भी हम यूज करते हैं वो मौजूद होते हैं, सिर्फ वो सैंपल। जैसे अगर हम इस केस में कह रहे हैं ना, तो लेट से हम ड्राइड चिप्स का प्रोटीन कंटेंट डिटरमिन करने जा रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ब्लैंक सैंपल पहले रन करो, तो ब्लैंक सैंपल रन करने से मतलब ये है कि आपने, सिवाय इसके कि उसमें ड्राइड चिप्स आपने नहीं डालने, बाकी सारे जो भी रिएजेंट्स और जो भी चीजें हैं वो सारे आपने बीच में उसी तरह से ऐड करने हैं जैसे आप, एज इफ आप एक्चुअल सैंपल को रन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई भी चीज मिस नहीं करनी। अब आप ये पूछो कि जी क्या मकसद होता है ब्लैंक सैंपल रन करने का? ये तो सॉर्ट ऑफ, अगर अपेरेंटली इसको देखो तो ये तो क्या टाइम वेस्टेज नहीं है, या आई मीन क्या फायदा होगा इससे? तो ब्लैंक सैंपल रन करने का प्राइमरीली बेटे मकसद ये होता है कि हमें ये एश्योरेंस या ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब हम एक्चुअल सैंपल के साथ इस प्रोटोकॉल को करेंगे या प्रोसीजर रन करेंगे,
तो जो वैल्यूज आएंगी वो एक्चुअल वैल्यूज ही आएंगी, नॉट बिकॉज ऑफ सम कंटेमिनेशन या कुछ डिस्टॉर्टेड वैल्यूज वो नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम ब्लैंक सैंपल रन करते हैं मोर ऑफन देन नॉट। अगर बहुत ही अच्छे से हम प्रोटोकॉल प्रोसीजर फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली हम करते हैं, अदरवाइज नहीं भी करते लोग, ठीक है। या कार्रवाई की हद तक कह देते हैं कि ओके वी विल बी यूजिंग, बट ऑन पेपर कह देते हैं बट करते नहीं है, विच इज ऑब्वियसली नॉट वेरी मच रिकमेंडेड। जो भी है बहरहाल आप जो प्रोटोकॉल और जैसे फॉलो कर रहे हो बहरहाल आपको कहना वही आपको करना वही चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ओके। तो ब्लैंक मैंने आपको अच्छा लिखा भी हुआ है, या आप अगर प्रोटोकॉल पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड टू रिएजेंट ब्लैंक्स, ब्रैकेट में लिखते हैं वो जी, कंटेनिंग ऑल रिएजेंट्स यूज्ड इन नाइट्रोजन एनालिसिस एक्सेप्ट द सैंपल। यानी कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, क्रूड प्रोटीन करने जा रहे हैं ना। क्रूड प्रोटीन हम किसके थ्रू कर रहे हैं, नाइट्रोजन एनालिसिस के थ्रू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे केमिकल्स या रिएजेंट्स जो इस प्रोटोकॉल में यूज होने हैं वो हमने डालने हैं। बस नहीं डालना तो वो सैंपल नहीं डालना पहले, ठीक है। बाद में तो ऑब्वियसली डालेंगे, डालेंगे तो ही करेंगे डिटरमिन, ठीक है। अच्छा जी, फिर टेस्ट सैंपल। अब जब हमारा एक्चुअल आ गया ब्लैंक रन करने के बाद, अब उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सैंपल को थॉ कर लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। फिर हमने उसको वे करना है, 2 to 10 ग्राम सैंपल लेके उसको डाइजेशन ट्यूब में ऐड करना है। फिर हमने 5 to 7 ग्राम सोडियम या पोटेशियम सल्फेट एज अ कैटलिस्ट ऐड करना है, और ग्लास बीड ऐड करना है टू प्रिवेंट सोल्यूशन फ्रॉम बम्पिंग। और उसके साथ 10 to 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड कर देना है। अच्छा, ग्लास बीड्स क्या होते हैं? ग्लास बीड्स लिटरली उसी तरह के बीड्स होते हैं जैसे हम नॉर्मली बीड्स को ना डिस्कस करते हैं, छोटे जो राउंड शेप के मोती टाइप के होते हैं। सो ग्लास बीड्स बेसिकली लैब में हम क्यों यूज करते हैं, ग्लास बीड्स का पर्पस ये होता है कि हमारी जो सोल्यूशन है ना वो बहुत ज्यादा बम्प या ओवरफ्लो या बहुत ज्यादा स्प्लैशिंग ना हो उसके अंदर, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं ऐसे केमिकल्स जिनसे हमें ये डाउट होता है कि जब हम इनको ऐड करेंगे पिपेट में या किसी भी ट्यूब में या किसी भी कंटेनर में तो बहुत एकदम से स्प्लैश आउट कर जाएंगे, तो वहां पे हम बीड्स को यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज और इसका कोई टेक्निकल यूज नहीं है। उसके बाद हमने डाइजेशन ट्यूब को डाइजेस्टर में रखना है और वी विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द मिक्सचर। इनिशियली हम लो टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको बॉईल करते जाएंगे, ठीक है। डाइजेशन हम कंटिन्यू करेंगे जब तक एक क्लियर डाइजेस्ट हमें नहीं मिल जाता। फिर उसके बाद हम ऑलमोस्ट 60 मिनट्स के लिए हीटिंग करेंगे। आफ्टर द लिक्विड बिकम्स क्लियर तो हम हीटिंग को कंप्लीट खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हमने 50 ml 4% बोरिक एसिड का लेना है इन अ फ्लास्क डिस्टिलेशन यूनिट के ऊपर। हमने 100 ml वाटर ऐड करना है along with 70 ml of 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड उस डाइजेस्ट के अंदर ऐड करना है और डिस्टिलेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इस स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर कि जो हमारा एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम ऐड कर दें सो दैट वो सल्फ्यूरिक एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि हमारा एमोनिया पूरी तरह से लिबरेट हो जाए। वो याद है ना, प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया था कि एमोनिया प्राइमरली लिबरेट होता है, ठीक है। सो डिस्टिलेशन हमने तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक एमोनिया हमारा लिबरेट नहीं हो जाता या पूरी तरह रिलीज नहीं हो जाता, या फिर उसका इंडिकेशन ये है कि 150 ml या उससे ज्यादा डिस्टिलेट हमारे पास ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। फिर हमने 1 to 2 मिनट्स के लिए फर्दर डिस्टिलेशन को कंटिन्यू करना है। उसके बाद व्हेन द डिस्टिलेशन इज कंप्लीट हमने डिलीवरी ट्यूब को रिंस करना है वाटर के साथ अच्छे से, और वॉशिंग्स को हमने फ्लास्क में ड्रेन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है विद द स्टैंडर्डाइज्ड 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जब तक कि हमें पिंक कलर ऑब्टेन हो जाए विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। और फिर हमने वॉल्यूम जो हमने एसिड का यूज किया है फॉर द टाइट्रेशन पर्पस उसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है। नॉर्मेलिटी सोल्यूशन की आपने हमेशा चेक करनी है। 0.1 नॉर्मल HCl है तो 0.1 नॉर्मल HCl ही होना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है ml of 0.1 normal HCl sample used minus ml of 0.1 normal HCl in the blank sample। ठीक है, जो आपका एक्चुअल सैंपल के साथ यूज हुआ है माइनस जो आपका ब्लैंक के साथ यूज हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 0.0014 विच इज अ कांस्टेंट फैक्टर, ये हमेशा यही रहेगा, इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ HCl जो हमारी 0.1 थी, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 100 से, ये पूरा न्यूमरेटर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है वेट ऑफ सैंपल। ठीक है, वंस हम ये ले लेंगे, नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी ग्राम्स में, उसको हम फिर अप्रोप्रिएट नाइट्रोजन कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द क्रूड प्रोटीन रिजल्ट्स। और वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो फैक्टर हमने कहाँ से लेना है और कैसे हमने उसको यूज करना है। तो दिस इज हाउ यू वुड डिटरमिन द क्रूड प्रोटीन इन अ फूड सैंपल। ठीक है, तो हमने मॉइस्चर देख लिया, हमने क्रूड प्रोटीन देख लिया। मॉइस्चर को दो डिफरेंट मेथड से देखा। क्रूड प्रोटीन के लिए हम जेल्डाल ही यूज कर रहे होते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, यही सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रूड प्रोटीन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फैट का एनालिसिस। लास्ट आज का हमारा प्रोटोकॉल है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल फैट बाय एसिड हाइड्रोलिसिस मेथड, और फिर सेकंड हमारे पास होता है मैनुअल फैट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट आज का प्रोटोकॉल होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस मेथड से डिस्कस करें तो उसका हमारा पर्पस होता है to quantitatively determine total fat in foods। खास तौर पर हम एसिड हाइड्रोलिसिस मेथड यूज करते हैं प्रोडक्ट्स लाइक डेयरी, रॉ या कुक्ड फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इवन ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स जिनमें फैट कंटेंट लो होता है उनके लिए भी हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। फैट की डेफिनेशन में हम क्या लेते हैं, वन वी से के फैट एनालाइज करना है सैंपल में या फैट डिटरमिन करना है, तो उसकी डेफिनेशन में फैटी एसिड्स आते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स आते हैं, ईस्टर्स आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, और स्टीरोल्स आते हैं। ठीक है, और अगेन इसको हम ग्राम्स ऑफ फैट पर 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल ही में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स ऑफ फैट पर 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल। Principle जनाब, it involves digestion of sample with dilute hydrochloric acid so that जो bound lipid fractions हैं उनको भी हम liberate कर सकें। उसके बाद हम extraction करते हैं using some organic solvents, उसमें ज्यादा हम पेट्रोलियम ईथर यूज करते हैं बट डाइइथाइल ईथर भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एमोनिया को ऐड करते हैं एसिड से ट्रीट करने से पहले, खास तौर पर इन प्रोडक्ट्स लाइक ड्राइड मिल्क, चीज और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें शुगर कंटेंट हमारा ज्यादा होता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं इसके लिए? रिमेंबर, प्रोटीन के लिए हम जेल्डाल ऑपरेटर्स यूज करते हैं और फैट के लिए हम सॉक्सलेट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटीन के लिए जेल्डाल और फैट के लिए सॉक्सलेट ऑपरेटर्स। ठीक है, सो वी विल डेफिनेटली बी यूजिंग सॉक्सलेट ऑपरेटर्स। फिर हमें एनालिटिकल बैलेंस चाहिए होगा, ड्राइंग ओवन चाहिए होगा, वाटर बाथ्स रिक्वायर्ड होंगे, डेसिकेटर चाहिए होगा, टोंग्स होंगे, सिलेंडर्स, बीकर्स, फ्लास्क्स एंड देन स्पैचुला हमें चाहिए होगा। प्रोसीजर की अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड बेटे, आप एक सेकेंड दो।
एक सेकंड, इसमें छोटी सी एक लाइनर की ईमेल को रिस्पॉन्ड कर दूं। ओके, सॉरी। अच्छा, सो प्रोसीजर के लिए हमने सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन की अगर बात करें तो अगेन जाहिर है उसको हमने ग्राइंड या ब्लेंड करना है एज यूजुअल। फिर स्टोर हमने कैसे करना है, फ्रीज करना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एनालिटिकल सैंपल के लिए पहले हम उसको थॉ करेंगे, फिर हम उसको थॉरली मिक्स करेंगे, देन हम एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, वे करेंगे सबसे पहले 1 to 5 grams ऑफ सैंपल या 10 ml ऑफ लिक्विड इनटू अ कंटेनर, उसको हम W1 कह देंगे। अच्छा, फिर हम 50 to 100 ml 4, 6 या 8 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सैंपल में ऐड करेंगे, जो कि डाइजेशन फ्लास्क के अंदर होगा। उसमें हम ग्लास बीड्स ऐड कर देंगे ताकि सैंपल की फ्लशिंग ना हो। फ्लास्क को हम एयर कंडेंसर के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसको जेंटली बॉईल करेंगे फॉर 30 to 60 मिनट्स। नेक्स्ट हम फिल्टर करेंगे डाइजेशन मिक्सचर को, रेजिड्यू को वॉश कर लेंगे विद वार्म वाटर अंटिल द फिल्ट्रेट इज फ्री फ्रॉम एनी एसिड्स। उसको हम पीएच पेपर से फिर टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर हमने फिल्टर पेपर को ड्राई करना है, जिसके अंदर रेजिड्यू मौजूद होगा, ओवन के अंदर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फॉर 4 to 6 आवर्स। फिर उसको हमने एक्सट्रैक्शन थिम्बल के अंदर ट्रांसफर कर देना है और उसको हमने सॉक्सलेट ऑपरेटस में डाल देना है। दूसरी साइड पे हम एक फ्लास्क को ड्राई करेंगे ओवन में फॉर 100 डिग्रीज फॉर 1 आवर एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसको डेसिकेटर में कूल करेंगे और उसको W2 लेबल कर देंगे। फिर हमने उसमें 50 ml डाइथाइल ईथर या पेट्रोलियम ईथर, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हमने उसमें ऐड कर देना है उसी फ्लास्क के अंदर। उस फ्लास्क को हमने फैट एक्सट्रैक्शन सिस्टम में रखना है। सैंपल को एक्सट्रैक्ट करना है बाय इमर्सिंग इट इन डाइथाइल ईथर और पेट्रोलियम ईथर फॉर 30 मिनट्स। और अगर तो अच्छा, अब ये सॉक्सलेट भी अब मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड आ गया हुआ है। कमर्शियल अगर हो तो वो इट ओनली टेक्स 30 मिनट्स। अदरवाइज जब हम लोग करते थे मैनुअल पे तो बेटे बहुत टाइम लगता है, 3 आवर्स या उससे भी ज्यादा लग जाता है। सॉल्वेंट को देन हमने इवेपोरेट करवाना है और फ्लास्क को ड्राई करना है ओवन में रख के 30 मिनट्स के लिए, फिर डेसिकेटर में कूल कर लेना है। ठीक है, देन अगेन हमने उसको रीहीट करना है और फॉर एवरी 30 मिनट्स हमने उसको वे करना है अनलेस हमें कांस्टेंट वेट मिल जाए। सो फॉर्मूला आपके पास है W3 minus W2 into 100 डिवाइडेड बाय W1। W1 इसमें वेट ऑफ सैंपल है, W2 वेट ऑफ ड्राइड एक्सट्रैक्शन कप है बिफोर फैट एक्सट्रैक्शन, और W3 इसमें ड्राइड एक्सट्रैक्शन कप का वेट है आफ्टर फैट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो वही अगेन उसी तरह से आफ्टर और बिफोर वाला हमने माइनस कर देना। और अगेन आपका 5% ऑफ द मीन से ज्यादा डुप्लीकेट्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमिन फैट बाय यूजिंग एसिड हाइड्रोलिसिस मेथड विद द हेल्प ऑफ सॉक्सलेट ऑपरेटर्स। ठीक है, सो हमेशा सॉक्सलेट फैट के लिए और जेल्डाल प्रोटीन के लिए। सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन है फैट को डिटरमिन करने के लिए, वो हमारे पास मैनुअल एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं फैट को क्वांटिटेटिवली डिटरमिन। और इसके लिए हम अगेन सेम ऑब्वियसली हमारी चॉइस होती है कि हम सॉक्सलेट अगर अवेलेबल हो उसके थ्रू करें या हम मैनुअल एक्सट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हैं। फैट की जाहिर है वही डेफिनेशन है विच इंक्लूड्स फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो भी हमने डिस्कस की हैं। प्रिंसिपल इसका स्लाइटली डिफरेंट है ऑब्वियसली। इसमें हम बेसिकली सैंपल को हाइड्रोलाइज करते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई प्रोटीन मौजूद हो तो वो उस एसिड में डिसॉल्व हो जाता है और फिर क्रूड फैट को हम मैनुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और फिर हम उस सॉल्वेंट को इवेपोरेशन से रिमूव करते हैं और जो रिमेनिंग रेजिड्यूज होते हैं ऑयल के या फैट के उनको हम ड्राई करके उनकी वेइंग कर लेते हैं।
ठीक है। ऑपरेटर्स जो इसमें हमें चाहिए होता है वो फ्लास्क हैं, कंडेंसर्स हैं, ग्लासवेयर है, हॉट एयर ओवन है, वाटर बाथ है, डेसिकेटर है, एनालिटिकल बैलेंसेस है। ठीक है। प्रोसीजर आप कैसे करेंगे जी? 2 ग्राम्स ड्राइड सैंपल लेंगे, उसको आप W1 लेबल कर देंगे 250 ml फ्लास्क के अंदर, और उसमें आप 2 ml अल्कोहल ऐड करेंगे। ठीक है, उसको स्टिर करेंगे सो दैट सारे के सारे पार्टिकल्स अच्छे से मॉइस्ट हो जाएं, उसमें वो फिर लंपिंग नहीं होती जब हम एसिड ऐड करते हैं। फिर आपने 10 ml ऐड करना है 4 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लास्क को हीट करना है फॉर 30 मिनट्स। फिर 10 ml अल्कोहल ऐड करना है और उसको कूल करना है। फिर जनाब उसके बाद आपने अगर तो फ्लास्क में हाइड्रोलिसिस की है तो उस डाइजेशन मिक्सचर को ग्लासवेयर में आप ऐड कर दें, फ्लास्क को अच्छे से वॉश करें, और 25 ml डाइथाइल ईथर आप ऐड करेंगे एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ट्यूब को आप क्लोज कर दें विद द हेल्प ऑफ अ लिड, और उसको अच्छे से विगरसली शेक करना है 1 मिनट के लिए। फिर आप 25 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बीच में ऐड करें, और अगेन दोबारा से विगरसली आप शेक करें ताकि कंटेंट्स थोरली मिक्स हो जाए। उसके बाद आप ट्यूब को रख दें, प्लेस कर दें ट्यूब स्टैंड के अंदर, सो दैट जो अपर लिक्विड है वो प्रैक्टिकली आपको विजिबली नजर आ जाए, वो सेपरेट आउट हो जाए। फिर आप उसको ट्रांसफर कर दें ईथर फैट सोल्यूशन को 125 ml फ्लास्क के अंदर, और विद द हेल्प ऑफ फनल, और फ्लास्क को वे करने से पहले आपने ओवन में ड्राई कर लेना है और डेसिकेटर में कूल कर लेना है, उसको आपने W2 का नाम दे देना। ठीक है, उसके बाद आपने लिक्विड की जो एक्सट्रैक्शन है उसको रिपीट करना है सेम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। फिर आपने सॉल्वेंट्स को इवेपोरेट करवाना है यूजिंग अ वाटर बाथ एट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। फैट को ड्राई करना है ओवन में, और इवेंचुअली उसको फ्लास्क को कूल करना है डेसिकेटर में, और वे करना है विच वुड बी W3। सो फॉर्मूला सेम है आपके पास, W3 minus W2 multiplied by 100 divided by W1. So again, W1 is the weight of your sample, W2 is the weight of dried flask before fat extraction, and W3 is the weight of dried flask after fat extraction. ठीक है, तो इसको आप सिंपली वैल्यूज पुट करके आप अपना टोटल फैट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सैंपल आप इजीली फैट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स हम यूज कर सकते हैं तमाम तरह की फूड प्रोडक्ट्स के लिए फैट डिटरमिन या फैट एनालिसिस करने के लिए। द ओनली डिफरेंसेस ऑफ द ऑपरेटर्स, सो फर्स्ट वाले में हमें सॉक्सलेट चाहिए होता है एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू, और सेकंड जहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन के थ्रू करते हैं वहाँ पे हमें सॉक्सलेट एज सच, मैनुअल एक्सट्रैक्शन के थ्रू जब हम करते हैं तो हमें सॉक्सलेट ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड नहीं होता। वैसे सॉक्सलेट को इतना महंगा इक्विपमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी हमारे मोस्टली हर लैब में अवेलेबल होता है, बट अगर ना हो तो आप मैनुअल फैट एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है जी, तो बेसिकली तीन हमने आज मॉइस्चर, प्रोटीन और फैट को डिस्कस किया है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, मैंने तो मेरा ख्याल था लेक्चर से क्वेश्चन है, बट खैर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने किया है। अच्छा, कि जी आर वी सपोज टू लर्न दिस प्रोसीजर्स? नहीं बेटे, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है लेक्चर के स्टार्ट में कि आपने कोई बैठ के प्रोसीजर्स का रट्टा नहीं लगाना। दैट इज दैट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। आपने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है चीजों को, और जो प्रिंसिपल है, जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, वैल्यूज कैसे पुट करनी है, W1 2 3 किसको कह रहे हैं, ये चीजों को आपने देखना है। कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे यूज हो रहा है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई वोंट बी आस्किंग यू कि जी राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर एक्सट्रैक्टिंग फैट मैनुअली फ्रॉम अ सैंपल, आप बताइए। तो इस तरह की चीजें मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है। बट जाहिर है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इसको थरली पढ़ना नहीं, तो थरली पढ़ना है। हाँ, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? जी बेटे, मुझे प्लीज फटाफट से बताओ, अगर नहीं है तो मैं अटेंडेंस लूं और आप लोग की जान छोड़ूं, और आप लोग मेरी जान छोड़ो। क्या ख्याल है? अच्छा जी, ओके। नहीं है कोई सवाल, नहीं लग रहा, सारे सो रहे हैं। अच्छा, कौन नहीं है, मुझे ये बता दो, या मैं काउंट कर लूं। 21 है। आप लोग टोटल कितने हो? 21 हो, 20 हो? 21। वाह जी वाह, सारे ही प्रेजेंट हैं। कमाल नहीं हो गया ये तो। सारा यस सर। ठीक है, क्या बात है। आधे वैसे सोए हुए हैं बीच में से, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, बाहर है, चलो ठीक है। सही है यस बेटे। सर। हाँ जी, जी जी, बोलो बोलो। जी बेटे, चलो ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट हम मंडे को फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।